हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज का जो एजेंडा है वो है लेजर पोस्टिंग। और लेजर पोस्टिंग में मैं बेसिकली एक पॉइंट को कवर करूंगा और वो है परचेज लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं। जो डेटा हम जर्नल से उठाते हैं और जो परचेज में ले जाते हैं उसका क्या प्रोसेस है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसी को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेजर पोस्टिंग इन परचेज अकाउंट। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें पर्टिकुलरली कुछ ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड किया है। और वो ट्रांजेक्शन क्या है, ये बेसिकली जर्नल एंट्री है ना। जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री में जो डेटा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं या जो डेटा हम लोग रिकॉर्ड करके यहाँ पे दिखा रहे होते हैं डेट वाइज, उसको क्या बोलते हैं, जर्नलाइजेशन। व्हेन यू आर मेकिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इनटू जर्नल, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जर्नलाइजेशन। अब चूंकि हम लेजर की बात करने वाले हैं, जर्नल के बारे में हम लोगों ने सीख लिया है, अब लेजर की बात आते हैं। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि लेजर क्या है। लेजर एक बाइंडिंग बुक है जो पर्टिकुलर अकाउंट, पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के बारे में है। फॉर एग्जांपल जैसे परचेस, तो परचेज अकाउंट्स के जितने भी एंट्री होंगे सब उसी में होंगे, चाहे वो कैश से हो या क्रेडिट पे हो, व्हाटसोएवर परचेज विल बी डन इन दैट लेजर. So ledger basically containing the data of the transactions of a particular account. मतलब पर्टिकुलर अकाउंट में चाहे वो परचेज अकाउंट हो, कैपिटल अकाउंट हो, लाइबिलिटी अकाउंट हो, एसेट अकाउंट हो या सेल्स अकाउंट हो, व्हाटसोएवर, राइट। अब यहाँ पे लेजर और जर्नल में क्या डिफरेंस है वो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेजर और जर्नल दोनों ही एक डिफरेंट एंट्री सिस्टम है, दोनों में डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। जहाँ तक जर्नल की बात है तो जर्नल एक फर्स्ट एंट्री बुक माना जाता है, फर्स्ट एंट्री बुक, क्योंकि सबसे पहले किसी भी इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन को अगर एंट्री करते हैं जिसको जर्नलाइजेशन कहते हैं तो वो जर्नल में होता है, जबकि लेजर में सेकेंडरी एंट्री होता है। सो जर्नल हैव अ प्राइमरी एंट्री एंड लेजर हैज सेकेंडरी एंट्री। जर्नल इज कॉल्ड ओरिजिनल बुक, सोर्स बुक, एंड इट्स लीगल एविडेंस, लीगल वैल्यू is higher than that of ledger, correct। जर्नल में डेट वाइज ट्रांजेक्शन होता है, लेजर में अकाउंट वाइज ट्रांजेक्शन होता है। अकाउंट वाइज ट्रांजेक्शन मतलब कि परचेज अकाउंट है तो परचेज का ट्रांजेक्शन, सेल अकाउंट है तो सेल का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है या नेम का अकाउंट है तो नेम का अकाउंट, करेक्ट, उस व्यक्ति का सारा अकाउंट होगा। थर्ड पॉइंट है कि जर्नल इज इंटर्ड और रिकॉर्डेड डेट वाइज, डेट वाइज, है ना। अकाउंट जो हम लोग करते हैं ना अकाउंटिंग में, जनरल एंट्री वो डेट वाइज होता है, जबकि लेजर में अकाउंट वाइज होता है और एनालिटिकल बेसिस पे होता है, एनालिटिकल बेसिस पे। ये एनालिसिस, जर्नल में एनालिसिस करते हैं कि इसमें कौन कौन सा किसकी टाइप का अकाउंट इन्वॉल्व है, उसी का एक एंट्री एक पर्टिकुलर अकाउंट में करते हैं, क्लियर। चलिए अब लेजर में, जर्नल से लेजर में जब एंट्री करते हैं, जैसे हम आप लोगों को बताया ना कि जब कोई ट्रांजैक्शन का एंट्री जर्नल में करते हैं तो उसको बोलते हैं जर्नलाइजेशन, और वही चीज़ जब रिकॉर्डिंग लेजर में होता है या एंट्री करते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग। प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंट्री और रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग, क्लियर। अब आते हैं लेजर को, अगर लेजर की बात करें तो इसमें 5 टाइप्स के अकाउंट बनाया गया है, मतलब बोला गया है कि टोटल 5 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। अब उसके जो अगर टाइप की बात करते हैं तो परमानेंट, परमानेंट अकाउंट और टेम्पररी अकाउंट। अब ये क्यों कहते हैं वो मैं आपको बता दूं कि परमानेंट अकाउंट ऐसे अकाउंट को कहते हैं जिसका डेटा या जिसका रिकॉर्डिंग ना केवल इस ईयर बल्कि अगले कमिंग ईयर्स में यूज होगा, मतलब नेक्स्ट कमिंग ईयर्स, राइट। सो जनरली हम लेजर में एंट्री क्या करते हैं, अकाउंटिंग ईयर के लिए, अकाउंटिंग पीरियड्स के लिए, बट सम डेटाज आर स्टैटिक और रेलिवेंट फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर ऑल्सो, और फॉर सम मोर ईयर्स, बट सम डेटाज आर ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो जो डेटा नेक्स्ट ईयर भी यूज होता है, जो नेक्स्ट ईयर भी देखने को मिलता है, वो परमानेंट अकाउंट के तौर पे कंसिडर किया जाता है।
और जो डेटा अकाउंटिंग पीरियड में ही ख़त्म हो जाता है, उसका वैल्यू उसी पीरियड तक के लिए है, उसको बोलते हैं टेम्पररी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठता होगा कि परमानेंट अकाउंट किस तरह का होता है, परमानेंट अकाउंट बेस्ड लेजर जो है वो कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले देखिए एसेट अकाउंट का, लायबिलिटी अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का, ये सब परमानेंट है। क्यों? अब आप देखिएगा कि किसी मशीनरी को, फर्नीचर को या कोई भी एसेट जो खरीदते हैं वो सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड में यूज नहीं होता है ना, ये अगले साल भी यूज होता है, जिसमें हम लोग डेप्रिसिएशन भी क्लेम करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं। जैसे लायबिलिटी है, तो जो लायबिलिटी या तो हमको देना है, किसी का उधार है तो वो हमको इस साल नहीं पे कर पाए तो अगले साल भी पे करेंगे, तो मतलब क्या हुआ, उसका कनेक्शन अगले साल के लिए भी है, इसलिए ये परमानेंट माना जाता है। कैपिटल, जो हम उधार ले रहे हैं, कैपिटल जो लगा वो कैपिटल रन करता है लॉन्ग ईयर्स तक के लिए, है ना, तो इसलिए ये परमानेंट अकाउंट। वहीं पे टेम्पररी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा रेवेन्यू या इनकम, दूसरा एक्सपेंसेस, लॉस, ये सब टेम्पररी है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसको क्यों टेम्पररी बोलते हैं। तो आप देखिए किसी भी बिजनेस में, किसी भी इंटरप्राइजेज में अगर हम देखते हैं तो रेवेन्यू जो होता है पीरियोडिकल होता है, मतलब 1 ईयर पीरियड के लिए होता है। इनकम 1 ईयर पीरियड के लिए, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड, मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। उसी के दरमियान हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या रेवेन्यू है, क्या एक्सपेंस है, क्या लॉस है ना। और उसके बाद ये जो है नेक्स्ट ईयर में नहीं कनेक्ट ले जाते हैं, इसको कोई कनेक्शन नहीं होता है। एक साल में हमने जो इनकम जनरेट किया वो जनरेट हो गया और वही इनकम में ऑफर हो जाएगा, या इनकम टैक्स देने की बात हो, जो कुछ भी होगा, या लॉस है तो लॉस दिखाया जाएगा। मतलब फाइनल डिसीजन जो है वो इसी साल में हो जाता है इसके रेस्पेक्ट में। दूसरा मेजर चीज़ है कि जितने भी परमानेंट अकाउंट होते हैं उसकी जो विजिबिलिटी है नेक्स्ट ईयर में वो आपको बैलेंस शीट में दिखेगा। आप देख लीजिए बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटी होता है, वहाँ पर आप देखिएगा एसेट क्या क्या है वो भी दिख रहा होता है, लायबिलिटी क्या क्या है वो भी दिख रहा होता है, और कैपिटल क्या क्या है वो भी दिख रहा होता है ना, कि पार्टनर का कैपिटल या डायरेक्टर का कैपिटल, दिस ऑल थिंग्स आर विजिबल इन बैलेंस शीट फॉर नेक्स्ट कमिंग ईयर्स ऑल्सो। हाउएवर इन दिस, ये जो ट्रांजेक्शन्स है वो तो टेम्पोररी अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है, इसलिए ये जो डेटा होता है ये टेम्पोरली 31 मार्च को क्लोज कर दिया जाता है, और इसके जो आउटपुट होते हैं, जो भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे डेटा पीएल अकाउंट में चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, पीएल अकाउंट जो दिखाता है वो एक अकाउंटिंग ईयर के ट्रांजेक्शन को, कि उस कंपनी का, उस एंटिटी का क्या कैपेसिटी है, किस तरह का जनरेशन हो रहा है, किस तरह ट्रांजैक्शन हो रहा है, किस तरह का परचेज और किस तरह का सेल हो रहा है, राइट। और वही बैलेंस शीट जो है वो बैकग्राउंड का चीज़ दिखाता है, जैसे एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ये सब चीज़, इसका क्या वैलिडिटी है और ये कब तक चलेगा, कितना कर्ज है, ये सारा चीज़ कहाँ देखते हैं हम लोग, बैलेंस शीट में। इसलिए जब आप देखिएगा शेयर मार्केट में कई लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो दोनों ही देखते हैं, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि उनको करंट ईयर का स्टेटस भी पता चल रहा होता है और फ्यूचर ईयर का भी और पास्ट ईयर का भी, क्योंकि ये कनेक्टेड होता है, ये डेटा परमानेंट अकाउंट से रिलेटेड होता है। क्लियर? चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको मैं पोस्टिंग बताता हूं कैसे पोस्टिंग होता है। तो देखिए पोस्टिंग के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है, किसी भी लेजर में एंट्री करने के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है। फॉर्मेट क्या होता है तो आपको बता देता हूं। ये सबसे पहले आप मान के चलिए कि ये डेट होता है, डेट, उसके बाद ये पर्टिकुलर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पर्टिकुलर, फिर ये जर्नल, मतलब जर्नल है जेएफ, उसके बाद अमाउंट, ये हो गया, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जेएफ और फिर अमाउंट। और ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। ये किसी भी लेजर का यही फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो नंबर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो नंबर। अब यहाँ से
ये लाइन में खींच देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट। चलिए, अब पोस्टिंग का जो रूल मेजर जो रूल है वो जो कि पोस्टिंग के समय में आपको ध्यान रखना है कि लेजर में पोस्टिंग करने से पहले सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से अकाउंट की हम लेजर तैयार कर रहे हैं। तो जब हम लेजर की बात करते हैं तो इस लेजर में हम क्या लिखेंगे, उस अकाउंट का नाम। अब मान लीजिए कि ये परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट का लेजर है, राइट। तो हम सबसे पहले फॉर्मेट में ऊपर में नाम लिख देंगे कि परचेज अकाउंट, या सेल्स का है तो सेल्स अकाउंट, राइट, या किसी अमित का, मोहन का, सोहन का कुछ भी है तो वो उसका अकाउंट। फर्स्ट पार्ट। सेकंड, जब भी परचेज से रिलेटेड है तो आप परचेज से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट जो है कि परचेज से रिलेटेड जो भी एंट्री हमें डेट वाइज जर्नल में दिख रहा है उस डेटा को पिक करना है। तो आप यहाँ अगर परचेज का है तो आप देखिएगा परचेज का ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ इसमें दिख रहा है। ये एग्जाम्पल है, परचेज 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 और कहीं नहीं है, करेक्ट। तो 3 परचेज हमें दिख रहा है, मतलब 3 ट्रांजेक्शन की एंट्री हमें परचेज अकाउंट में करना है। नेक्स्ट पॉइंट, जर्नल में जिसका एंट्री करना है परचेज का, तो परचेज ट्रांजेक्शन, तो परचेज का जिस साइड में ऑब्जर्वेशन दिख रहा है आपको कि ये परचेज किस साइड में है, तो डेबिट है, परचेज अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट में है और परचेज डेबिट में है। तो परचेज डेबिट में है तो जिसमें ये लिखा हुआ होगा उसी साइड में यहाँ पे एंट्री होगा, मतलब ये डेबिट है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर यहाँ भी डेबिट है तो ये डेबिट साइड में लिखेंगे, फिर यहाँ पे डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। इससे ये भी अनुमान लगता है कि परचेज जितने भी हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो सब के सब डेबिट साइड में ऑब्जर्व किए जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, जिससे चौथा पॉइंट समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब यहाँ पे पर्टिकुलर में हम एंट्री करने की बात करते हैं तो हम परचेज लिए हैं, परचेज का एंट्री हम कर रहे हैं इस डेट में, तो यहाँ पे पर्टिकुलर में लिखेंगे टू कैश अगर डेबिट साइड में है तो, और अगर क्रेडिट साइड में है तो बाय कैश, राइट। यहाँ पे अगर यही परचेज ये क्रेडिट साइड में होता, ये कैश यहाँ होता, तो हम यहाँ पे बाय कैश लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है डेबिट साइड में, तो टू कैश लिख रहे हैं। परचेज का लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, परचेज का लेजर, और परचेज ट्रांजेक्शन का 50,000 यहाँ लिखना है, तो हम लिखेंगे टू कैश 50,000। क्लियर। और लास्ट पॉइंट जो है लेजर में, उसी की बैलेंसिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और जब पड़ सकती नहीं है बल्कि डबल अकाउंटिंग थ्योरी के अनुसार आपको दोनों ही साइड में इक्वलाइज करना पड़ेगा। चलिए अब हम एंट्री करते हैं इस ट्रांजेक्शन का कि क्या ट्रांजेक्शन है और इस जर्नल में कैसे एंट्री होती है। सबसे पहला पॉइंट, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट, तो परचेज अकाउंट डेबिट साइड में है तो 50,000, तो हम यहाँ पे 50 लिख देते हैं, 1000 को आप मान लीजिएगा, 50 लिख दिए। अब ये क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में कैश है, तो किस तरह से हुआ भाई, कैश दिए हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा टू कैश। क्लियर। अब जो भी यहाँ पे डेट होगा वो डेट आप मेंशन कर दीजिएगा, और सॉरी ये जो है अमाउंट 50,000 यहाँ लिखिए, और ये जर्नल फोलियो नंबर, मतलब ये एंट्री जर्नल के जिस भी पेज पे होगा वो पेज नंबर यहाँ पे डालना पड़ता है, राइट। ये लेफ्ट साइड में। उसी तरह से अगर राइट साइड का ट्रांजेक्शन होता तो यहाँ पे डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जर्नल फोलियो नंबर, फिर अमाउंट। चलिए ये हमारा पहला हो गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट 40,000, अगेन द सेम थिंग। तो फिर से अब आप यहाँ पे डेट लिखिए, और ये परचेज अकाउंट का सबसे पहले आप 40,000 लिख दीजिए, डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में। अब ये टू कैश में जाएगा क्योंकि कैश से हो रहा है। क्लियर। थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज अकाउंट डेबिट 60,000, राम से अकाउंट 60,000। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो किसके नाम से हुआ है, यहाँ पे कैश नहीं है, मतलब कैश इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ये कि क्रेडिट पे परचेज किया गया है ना। परचेज अकाउंट डेबिट और राम से अकाउंट क्रेडिट। राम नॉमिनल अकाउंट, ये परचेज नॉमिनल अकाउंट होता है और राम पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। राम जो है गिवर है इसलिए ये क्रेडिट साइड में आया, और परचेज क्या है,
एक्सपेंस है, और परचेज अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए डेबिट और राइट है। अब ये डेबिट साइड में परचेज है, तो हम इसे फिर से 60,000 लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अपोजिट में काउंटर में कौन सा नाम है? राम का। यहाँ तक तो कैश का था, अब यहाँ पे राम आया है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू राम, और ये जो डेट होगा वो डेट लिख दीजिएगा। तो इस तरह से परचेज अकाउंट में एंट्री की जाती है। अब अगर इसकी बात करते हैं बैलेंसिंग की, अब यहाँ पे इक्वलाइज कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये 1.5 लाख अमाउंट हो गया, है ना। 50,000, 40,000, 60,000, तो 1.5 लाख, टोटल 1.5 लाख। और राइट साइड में क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इसका बैलेंसिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 1,50,000, बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 1,50,000। और इस तरह से यहाँ पे भी 150 हो जाएगा। ये बैलेंसिंग हो गया। अब नेक्स्ट परचेज, यही परचेज का अकाउंट या परचेज लेजर में नेक्स्ट मंथ का है या नेक्स्ट ईयर का है, हालांकि मंथ वाइज होता होगा, है ना। अकाउंटिंग में तो हम लोग काम नहीं किए, लेकिन अकाउंटिंग की तो अगर मंथ वाइज को किया जाता है तो नेक्स्ट मंथ में ये यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग के तौर पे। कैसे आ जाएगा? यहाँ मान लीजिए नेक्स्ट मंथ का है, ये मान लीजिए कि नवंबर 2025 का था, अब हम दिसंबर 2025 का कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बाय बैलेंस ब्राउट डाउन 1,50,000, क्लियर। बाय बैलेंस 1,50,000। उसके बाद फिर से जो भी ट्रांजैक्शन होगा, मान लीजिए कि यही ट्रांजैक्शन फिर से रिपीट हुआ, तो परचेज डेबिट साइड में 50, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 50 कैश से हुआ है, तो टू कैश। फिर परचेज डेबिट 40,000 टू कैश, तो फिर से डेट डाल के टू कैश 40,000। फिर से राम थर्ड ट्रांजैक्शन है, परचेज राम से परचेज हुआ है 60,000 टू राम, और ये डेट, क्लियर। अब इसी तरह से अगर फिर से बैलेंसिंग की बात आती है तो यहाँ पे भी राइट साइड में, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपको फिर से लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 1,50,000, नहीं सॉरी 1 लाख नहीं, बल्कि ये क्या हो जाएगा? ये 1,50,000, ये तीनों हो गया, ये तीनों 150, और ये 150 ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा? 3 लाख बाय बैलेंस कैरीड डाउन 3 लाख। अगर मंथ वाइज लेजर बन रहा है तो बाय बैलेंस 3 लाख, और यही थर्ड मंथ में फिर क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, और फिर परचेजिंग का सारा ट्रांजेक्शन लिखना है, क्लियर। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा फिर से, और पिछले वीडियो को भी देखिएगा जहाँ पे मैंने लेजर पोस्टिंग का रूल्स बताए थे, आज भी मैंने बताया। तो दोनों को देखने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। लास्टली मैं इतना ही बोलूँगा आप लोगों को कि जितना भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको आप बार बार देखिए और अपने डायरी में, अपने कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि जो आप सुन रहे होते हैं और जो देख रहे होते हैं वो एक अलग ऑर्गन काम कर रहा होता है। जब आप लिख रहे होते हैं तो 3 ऑर्गन काम करेगा। हाथ का मतलब होता है ना एक ऑर्गन, दूसरा आइस और तीसरा ईयर। ये तीनों चीज़ का जब कंसंट्रेशन एक साथ होता है तो आपके मेमोरी में परमानेंटली सेटल हो जाएगा सारा डेटा या सारा फैक्ट्स, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। So stay tuned to this Ecolaw channel, and I will request you all to please like, share and comment if any further query is there. Thank you.